मन्नापुर में शौचालय का काम अभी भी रुका हुआ है, जिसे इस बार पूरा करना होगा मेरी प्राथमिकता। संवाददाता अजहर लालता की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत मन्नापुर नियमताबाद चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र प्रसाद सोनकर जी से होने जा रही है। तो जानेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य होना है उसके बारे में। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी ये दे दूं कि श्री राजेंद्र प्रसाद जी पहली बार ही प्रधान पद का दावेदारी किया और पहली बार में अपने 7 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए लगभग 79 वोट से जीत हासिल हुई है। तो आइए मिलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी से और जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हमारे D7 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी गांव की जनता ने अगले 5 साल के लिए आपको प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है। अपना कीमती वोट दे करके जो है आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो आप अपने गांव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम अपने जनता के बारे में यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जनता मेरा साथ दिया और मुझे इस पद पर लाया और मैं जनता के लिए जो भी कार्य करूँगा ईमानदारी और स्वच्छतापूर्ण से करूँगा और मेरे गांव में जो भी समस्या होगी उसके लिए मैं लगातार संघर्ष करूंगा और करता रहूंगा। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक मुहिम चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा कि हर ग्राम सभा में हर घर को एक शौचालय हो जाए, ताकि लोग बाहर में जो शौच करते थे उससे काफ़ी वातावरण दूषित होता था और काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता था लोगों को। तो हर घर में शौचालय हो जाए ताकि हमारा भारत जो है स्वच्छ बना रहे। तो आपके गांव में सभी लोगों के पास शौचालय हो गया है या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास शौचालय अभी भी नहीं है, वो आज भी बाहर में शौच करने को विवश हैं? तो ऐसे कितने % आपके गांव में? हमारे गांव में 90% लोगों के पास शौचालय हो चुका है और 10% लोगों के पास शौचालय अभी नहीं है। मेरा प्रयास है कि उन लोगों के पास भी शौचालय की व्यवस्था हो जाए। मैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था प्रशासन तक भेजेंगे। जैसा कि प्रधान जी हर गांव में हर साल पौधे आते हैं वृक्षारोपण के तहत, कि मतलब वृक्षारोपण गांव में हो और गांव का जो है वातावरण शुद्ध रहे, अच्छा ऑक्सीजन मिल सके, हरा भरा गांव दिखे। तो आपके गांव में पौधे वगैरह आए लगे कि नहीं लगे? कभी कभार पौधे लग तो जाते हैं लेकिन 70% नष्ट हो जाते हैं, मात्र 30% ही बचते हैं। जो काफ़ी देख रेख में होता है वही पौधे बच पाते। काफ़ी गांव में जो है आवारा जानवर जो होते हैं जैसे बकरियां गाय वगैरह चर जाते हैं, तो पौधे का देख रेख सही से नहीं हो पाता, क्योंकि पौधा ही है तो जीवन है। पौधा एक बहुत बड़ी चीज़ है, पेड़ पौधे का होना बहुत अत्यंत आवश्यकता है। तो आपके गांव में पौधे वगैरह लगे, आपने क्या सजेस्ट किया कि पौधे को कैसे बचाया जाए? हमने अपने गांव में पेड़ लगवाए और मेरे गांव की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि पेड़ पौधों की संख्या बहुत अधिक है जी। और मैंने पेड़ लगवा करके उसको मतलब कि लकड़ी लट्ठा काट कर उससे मतलब हिफाजत किया और उसको अपने तहत उसको बचाया। मेरा गांव इस माने में ठीक ठाक है। जी। मनरेगा के तहत काम जो है हर गांव में दिया जाता है, ताकि गरीब तबके के जो लोग हैं वो आसानी से अपने गांव में काम करके जो है अपना जीवन यापन कर सकें। तो आपके गांव में मनरेगा वगैरह का काम चल रहा है, लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं? वो आपके थ्रू हो रहा है, कैसे हो रहा है? मेरे गाँव में मनरेगा का कार्य बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है, जो कि मेरे गांव में गरीब तबके के लोग कार्य कर रहे हैं, उनका अभी जीवन यापन हो रहा है, मैं काम करा रहा हूं। प्रधान जी हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक बनवाया जाता है भारत सरकार द्वारा, कि जो गांव के जो लोग हैं छोटी छोटी परेशानियां हो जाती है, जैसे बीमारी कुछ तकलीफें वगैरह हो जाती है, तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जा करके अपना जो है उपचार करा सके, काफ़ी दूर ना जाना पड़े लोगों को। दूर जाने में काफ़ी समस्याएँ भी होती है, रात बिरात जैसे हुआ तो आपके गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? मेरे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जी। और मैं आशा करता हूं कि अगले 5 साल में मांग करूंगा कि सरकार से कि मेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे गांव में उपलब्ध हो जाए, ताकि हमारे गांव के जो लोग हैं वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज करा सकें। और आपके गांव में प्रधान जी ये प्राथमिक विद्यालय वगैरह है कि नहीं? बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा है तो हमारा देश विकास करेगा, शिक्षा नहीं तो काफ़ी समस्याएं हैं। तो आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय वगैरह है, बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं? हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय है, और लेकिन मेरी मंशा है कि कम से कम उसको जूनियर हाई स्कूल कर दिया जाए, बच्चे उसमें और भी पढ़ें। और ये मैं आशा करता हूँ कि अपने अगले 5 सालों में उसके लिए प्रयास करूँगा प्रशासन से। आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह और ये पंचायत भवन वगैरह आपके यहाँ है? मेरे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है और पंचायत भवन नहीं है। मैंने प्रयास करके पंचायत भवन लाया हूं, उसका मैं बनवाने की
एक संबंध में कार्य करने जा रहा हूँ। आंगनबाड़ी में जैसे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ताकि उनको शिक्षा का अभाव हो सके, वो अच्छे से जो है अपनी लाइनअप हो सके और थोड़ा शिक्षा ग्रहण कर सके, तो आपके गांव में आशाएं वगैरह है, आंगनबाड़ी वगैरह चलता रहता है? हाँ, हमारे गांव में आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं वाली हैं, वो सब बच्चों को ले जाकर अपना पढ़ाती लिखाती हैं। ये कार्य सही ढंग से चल रहा है। प्रधान जी, ये तो सारी बातें हो चुकी, आपके हिसाब से कोई मुख्य बिंदु ऐसा है जिनकी समस्या गांव में है? हाँ, हमारे गांव में मुख्य बिंदु है गोविनापुर ग्राम में लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। मेरा कहना है कि हमारे गांव में श्रेणी 4 की ज़मीन उपलब्ध है बहुत सा, और मेरा है कि आवंटन करके उन गरीबों को दे दें ताकि जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। मैं 5 साल में यही प्रयत्न करना चाहता हूँ। जैसा कि प्रधान जी, हर गांव में पीने के लिए पानी का जो व्यवस्था जो है कुछ गांव में हैंडपंप के द्वारा होता है, कुछ जो है कुएं के द्वारा होता है। तो आपके गांव में ये पेयजल वाला व्यवस्था क्या है? जैसे टंकी वगैरह कुछ लगा, सप्लाई वगैरह पानी वगैरह कुछ आता है, या हैंडपंप से आज भी लोग पानी निकाल के पीते हैं? जैसे बारिश के मौसम में जल स्तर बढ़ जाता है तो पानी जो है दूषित निकलने लगता है, शुद्ध पानी नहीं निकलता है। जैसे कुआं हो गया तो लेवल बढ़ जाता है तो वो भी पानी दूषित हो जाता है, तो लोग पी करके बीमार पड़ने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? ऐसे कंडीशन में हमारे वही पुरानी व्यवस्था है। पानी का से कुएँ का है, चापाकल हैंडपंप का है, और लगभग अभी तक पूरे घरों में कम से कम 20% की कमी है कि जिनके पास पीने के लिए पानी दूर से लाना पड़ता है। यही सब समस्या मेरा है कि मेरा ये है कि मैं सबको कम से कम द्वार तक एक हैंडपंप लग जा ताकि वह अपना पीने का व्यवस्था कर सकें। बस। और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति लगभग प्रधान जी हर गांव में होते हैं, और जिनको सरकारी खाद्य सामग्री की बहुत अत्यंत आवश्यकता हो, जिसे कम दामों में मिल जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो लोग अपना जीवन यापन कर लेते किसी भी प्रकार से जो है। तो जैसे तैसे करके कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पात्र होते हुए भी राशन कार्ड नहीं मिल पाता है, वो मतलब महंगा खाद्य सामग्री लेना पड़ता है। तो और जो अपात्र है उनको संबंध में जैसे मिल जाता है। किसी घर में 2-3 कार्ड हैं, किसी घर में बिल्कुल भी नहीं है। किसी के घर में यूनिट की समस्या, जैसे 5 सदस्य हैं तो उनके घर में 2 ही यूनिट चढ़ा हुआ है, 3 यूनिट नहीं है। तो इस तरह की काफ़ी समस्याएं हर गांव में लगभग बनी रहती है। तो ऐसी समस्या आपके गांव में भी है क्या? हाँ, मेरे गांव में लगभग 20% लोगों के पास राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है। वह पात्र हैं लेकिन उनके पास है नहीं। मेरा कोशिश है कि अपने कार्यकाल में उनको ये पात्रता दिलवा दें। प्रधान जी, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं जो काफ़ी समस्याओं से जूझते हैं, जिनके ऊपर छत नहीं होता है, वो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश होते हैं। तो भारत सरकार द्वारा एक मुहिम चलाया जाता है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी पात्र हैं आवास के, उनको आवास दिया जाए, उनको अच्छे से जीवन व्यतीत करने का व्यवस्था दिया जाए। तो लगभग ये हर गांव में होता है। तो आपके गांव में लिस्ट वगैरह कुछ आई, सरकारी लिस्ट वगैरह कुछ बने? आपके जानकारी में कितने % ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर छत नहीं, वो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं? हमारे गांव में 50% लोग अभी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। मेरा प्रयास है कि उनके लिए मैं प्रयास करता रहूँगा। अपने शासनकाल में सोच रहा हूँ कि उनको छत कम से कम पटवा दें। जी, तो लिस्ट वगैरह कुछ मिला आपको, पिछला या आगे का जो भी कुछ? लिस्ट जो मिला है पिछला कानून से वो है, और मैं भी लिस्ट बनाया हूँ जी। उसको मैं शासन को देना चाहता हूँ। ओके, कट। जैसा कि प्रधान जी, हर गांव की एक सबसे जटिल समस्या होती है, जो सबसे मेन पृष्ठ पे होता है, वो गांव की जो गलियां होती हैं, सड़क होते हैं और नालियां होती हैं। जैसे सड़क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, काफ़ी दिन जर्जर हो जाते हैं, तो बरसात के मौसम में काफ़ी जल जमाव वगैरह हो जाता है। नालियां जाम हो जाती है तो बारिश के मौसम में ओवरफ्लो होने लगता है, और बारिश का पानी जो है, गंदा पानी, नाली का पानी इधर उधर बहने लगता है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफ़ी समस्याएं होती है और काफ़ी लोग बीमार भी पड़ने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपके गांव में इन सब समस्याओं से ग्रामीण आपकी निजात पा रही है, या फिर ऐसी समस्या अभी भी बनी हुई है? हमारे गांव में सर्वप्रथम पानी निकासी का समस्या है, जिससे कि हमारी जनता जूझ रही है। उनको अभी फिलहाल कोई सही ढंग से पानी निकासी का समाधान नहीं किया गया है। उसके लिए मैं कदम से कार्य करने को तैयार हूं, और प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है कि मेरे गांव का पानी निकासी का समस्या का हल कराएं।
और गली वगैरह, गली आपके गांव की गलियां वगैरह सब दुरुस्त है, सड़कें दुरुस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने में लोगों को कोई परेशानी वगैरह नहीं? अभी हमारे गांव में 70% नाली खड़ंजा बाकी रह गया है, जिससे कचरा होता है। बरसात के सीज़न में लोगों को जाने में बहुत असंभव होता है और पानी जल जमा होता है, जिससे कि पानी गंदगी होता है और उससे तमाम प्रकार की बीमारियां फैलती है। उसका भी कोई निकास मेरे गांव में अभी तक नहीं है। प्रधान जी, आपकी गांव की जनता ने अगले 5 साल के लिए आपको प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है और जिम्मेदारी दे दी है, तो आप अपने गांव की जनता को कोई संदेश दीजिए। मैं अपने जनता का आभार प्रकट करता हूं कि वह मुझे अपने 5 सालों के लिए मुझे चुना है, इसलिए मैं जब कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूं। उनका हर समस्या मैं समाधान करने के लिए तैयार हूं और करता रहूँगा। बहुत अच्छा लगा ग्राम सभा मन्नापुर में श्री राजेंद्र प्रसाद सोनकर जी से मिलकर के। तो चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले किन किन बिंदुओं पे कार्य होना है उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।